Today we are going to discuss about the cash book. So firstly we have to understand the meaning of the cash book. Cash book को लेकर के हम लोग क्या नॉर्मली समझते हैं. Basically in a bookish language it is a special purpose subsidiary books. So ध्यान देना होगा कि ये सब्सिडरी बुक्स की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग जो है नॉर्मल अकाउंटेंसी के सिस्टम की बात कर रहे हैं. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि सब्सिडी बुक्स के लिए क्या है. जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि जर्नल अपने आप नहीं आता. जर्नल से पहले हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म पे दिए होते हैं ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शन से जर्नल होता है. उसी ही बिहाफ पर जर्नल से हम आते हैं लेजर के ऊपर. किसी भी तरीके से अगर हमें लेजर पे आना है और लेजर के लिए कोई दूसरा रास्ता है, तब उसके लिए बेटा हम यूज करते हैं क्या, सब्सिडरी बुक्स. और सब्सिडरी बुक्स के थ्रू हम लेजर पे आ जाते हैं. तो अभी जब बात हो रही है तो ये सब्सिडरी बुक्स की बात हो रही है, और सब्सिडरी बुक्स में गिवन है एक बुक दैट्स कॉल्ड अ कैश बुक. सो इट इज अ स्पेशल पर्पस. ये पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए हम लोग बात करेंगे जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रेगुलर रूटीन में ज्यादा हो रहे होंगे. इन दैट कंडीशन वी मेक अ subsidiary books in which only two things is remembered: receipts, cash receipts and cash payments are recorded. और कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इसकी टू ही कंसीडरेशंस है, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट. विदाउट कंसीडरेशन इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल नेचर इनकम. इफ अ कैश इज इनकमिंग नेचर देन शो एज अ कैश रिसिप्ट्स. इफ कैश इज आउटगोइंग नेचर देन शो अ कैश पेमेंट. After then, books of this type is called. Some more thing regarding the your theory. अगर हम लोग इस टाइप से सेगमेंट्स को बना रहे हैं तो इसके लिए बुक में एक और टर्म यूज होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री. कभी कभी 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात करनी है, इट मींस क्वेश्चन से दिस इज द कैश बुक. और स्पेशल जर्नल, नॉर्मल जर्नल नहीं. मैंने आपको क्या बताया, जर्नल ट्रांजैक्शन से जर्नल और जर्नल से लेजर आते हैं. यहाँ पर जर्नल वर्ड यूज कर रहे हैं एंड दिस इज द स्पेशल जर्नल. तो ये सब स्पेशल जर्नल के पार्ट होंगे. आफ्टर दैट दिस इज द इंडिविजुअल वन सिस्टम. अगर हम जर्नल के थ्रू वर्क करते हैं तब वो एक अलग सिस्टम है, और जब हम इस सिस्टम के थ्रू बात करते हैं सो दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अ प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. देन कम, अब जब कैश बुक की बात कर रहे हैं तो समझना होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक इन योर कोर्स. सो ओवरऑल कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर कॉलम. नंबर 1 थिंग, one is a simple cash book. In this case only a one cash column is required. We will further discuss in the format. After then the second thing, double column, or you can say that 2 column cash book. In this case amount column is drawn on 2 way and it is further categorized into the 3 parts. 2 column cash book includes a discount and cash. In this case we maintain a discount column and a cash column. And after that second one, discount column with bank column. When we are going to maintain a discount with the bank, then remember one thing, we ignore a cash. When we go through this column discount and cash, then ignore a bank. तो यहाँ पर सिर्फ बेटा कैश की ही अकाउंटिंग होगी और इसमें बैंक के कैलकुलेशंस किए जाएंगे. एंड आफ्टर वन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैश एंड बैंक. इसी में भी कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कैश के और बैंक के. इन सब में देख लीजिए कि डबल कॉलम ही हो रहा है, 1 कॉलम फॉर डिस्काउंट, 1 कॉलम फॉर कैश, 1 कॉलम फॉर डिस्काउंट, 1 कॉलम फॉर बैंक. एंड थर्ड टाइप 1 कॉलम इज कैश एंड 1 कॉलम इज बैंक. देन अनदर first type, second type, then third type, triple column cash book, 3 column cash book. ये नेम से ही क्लियर है. In this case we draw a triple column. If we draw a triple column it means it's include at a time 3 things, means discount plus bank and plus cash. इसमें डिफरेंस समझना होगा. यहाँ पर सिर्फ हम कंसीडर करेंगे डिस्काउंट और कैश को, इसमें डिस्काउंट और बैंक को.
जब डिस्काउंट का बैंक कर रहे होंगे तो हम इग्नोर कर देंगे कैश सिस्टम को। यहाँ पर हम कैश और बैंक को करेंगे तब हम इग्नोर कर देंगे डिस्काउंट को। मगर ट्रिपल कॉलम पे आप ध्यान से देखिए, ट्रिपल कॉलम के केस में कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, डिस्काउंट भी इन्वॉल्व होगा, बैंक भी इन्वॉल्व होगा और कैश भी आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। वन मोर थिंग, जब बेटा डिस्काउंट कर रहे होंगे तो डिस्काउंट जो फर्दर होता है हमें पता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जब कभी भी डिस्काउंट की बात होगी तो डिस्काउंट में सिर्फ हम डिस्काउंट अलाउड नहीं लेंगे, डिस्काउंट रिसीव नहीं लेंगे, हम इसमें बेटा अलाउड रिसीव दोनों ही चीजों को लेंगे। अनदर थिंग, जब भी ये डिस्काउंट की बात होगी तो ये कैश डिस्काउंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं। ट्रेड डिस्काउंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात है और कैश डिस्काउंट के दो पोर्शन। ये हुआ तुम्हारा थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैश बुक के फॉर्मेट के ऊपर। जैसे नंबर 1 मैंने आपको बताया सिंपल कॉलम कैश बुक। सो इन अ सिंपल कॉलम कैश बुक वी नो अ फॉर्मेट, इट्स नेसेसरी। सो पर्टिकुलर्स के सेगमेंट में यहाँ से आपका कैश बुक स्टार्ट होगा जहाँ डेबिट ऊपर लिखा हुआ है, डीआर डिनोट कर रहा है डेबिट को, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपके फॉर्मेट का पार्ट होता है। इस पूरे फॉर्मेट में ये हमारे लिए मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट पे देखिए डबल लाइन ड्रॉ है, इससे लेफ्ट और राइट बोथ साइड मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, दोनों हमारे लिए इक्वल होंगे। इससे इधर की तरफ का जब हम पोर्शन की बात करेंगे ओनली दिस थिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेबिट साइड को, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन ये हमारे लिए डेबिट साइड होता है, और इस जगह से लेकर के राइट हैंड साइड तक का पोर्शन क्रेडिट साइड के लिए होता है। देन डेबिट साइड के केस में फर्स्ट कॉलम डिनोट होता है डेट से, देन पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर, देन लेजर फोलियो एंड रुपीस। ये रुपी जो लिखा हुआ है ये इंडियन करेंसी के लिए वर्ड होगा, सो दैट वे रुपी, अदरवाइज दिस इज द कॉलम ऑफ अमाउंट। If you deal in a rupee, then rupee, dollar, then dollar, so amount. This is your format. So in a debit side we draw 1, 2, 3, 4 and 5 columns. Same thing on the credit side we draw 5 columns, 1, 2, 3, 4, 5. Now come on the explanation of this thing. Number 1 column heading is a date. So date का मतलब आपको यहाँ समझना होगा। In this case date of transaction is written. So suppose your transaction given on the 1st January, so that way write 1st January, or 1st April, then 1st April, 15th April, 15th April. So this is the simple date of transactions you have to written over here. After that the term is a particulars. So what we have to do in a particulars, on the left hand side in debit side only receipts are shown, so that way you can say in a layman language this is the receipt side, and the just opposite we can say that the payment side. So in a particulars what we have write in this portion, in a particulars we have write a name of account under which cash has been received or paid. If we talk about the debit side, then write a receipt. If on the credit side, then this meaning is paid. So under the particulars only what we have to write, a name of account under which we receive or we paid. After then VN number मतलब voucher number. So in a voucher number क्या करते हैं देखिए, in a voucher number in a short we write abbreviations V dot number. This is the documents of a supporting a ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन होते हैं विद देयर सीरियल नंबर्स। यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहेंगे, वाउचर नंबर इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी इन योर सिलेबस बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, बट इन द केस वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन
then there is not so much importance of this voucher number, but it's necessary to understand the vouchers. So document supporting of a transaction is divided into two categories, where receipt voucher and payment voucher. So on the debit side we write a receipt voucher serial number, on the credit side we write a payment voucher serial number. After that we discuss LF. LF means ledger folio. क्या मतलब है इस लेजर फोलियो का? लेजर फोलियो means a page number of ledger where the amount is posted. कैश बुक से हम इसके बाद प्रिपेयर क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया we make a ledger. So in this case this amount is transferred on which page number of the ledger is shown over here is a ledger folio. फिर क्लियर कर दें, यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का आप सिर्फ इतना ही कॉलम ड्रॉ करोगे जैसे जर्नल में आप एक लेजर का कॉलम ड्रॉ करते हो. आफ्टर देन अमाउंट जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है, इफ यू रिसीव अमाउंट देन शो ऑन द डेबिट, इफ यू पेइंग अमाउंट देन शो ऑन द क्रेडिट साइड. दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक. ओवर हियर यू सी दिस थिंग इन अ अमाउंट कॉलम we draw only a 1. We draw only a 1. So that way this is the simple column cash book. If we cash receive, do so on the debit side. If we pay, then so on the credit side. In amount, we draw only one column, dealing in a rupee, then write down rupee. After that, second type of cash book is a double column cash book. Double column cash book का भी format एक बार चेक कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड. सेम थिंग ऑन द डेबिट साइड वी शो ओनली अ रिसिप्ट और वी कैन से दैट दिस इज द रिसिप्ट साइड पोर्शन, और ऑन द क्रेडिट साइड पेमेंट. यहां पर भी देखें दिस इज द मिड लाइन, इसके इधर और इसके इधर अगर हम बात करते हैं then this is the left hand side mean debit, whatever we receive amount then show over here with the same headings, date, particulars, voucher number, ledger folio. But this is the double column. Now pay attention students, in a double column amount is divided into two categories. Over here amount only a one column, but in the case of double column one column represented as a discount and second column represented as a cash. If we make a discount and cash column cash book, तो ये बेटा is your part of amount in a double column. As a same thing यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जब इधर करेंगे this is your amount. Amount is divided into two columns, discount and cash. If we received or allowed, this side of discount show as a allowed and this discount is a receipt. क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते समय डिस्काउंट और अलाउड के केस में डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को हम लोग लिखते नहीं हैं, मगर आपको समझाने के लिए बताया कि डिस्काउंट अलाउड है तो वो कैश रिसीव के साथ होगा, सो दैट शो ऑन द डेबिट साइड एंड इन द केस ऑफ द डिस्काउंट रिसीव शो ऑन द क्रेडिट साइड. ये डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हो गया. इस डबल कॉलम में अमाउंट के टू कॉलम्स होंगे, वो एज पर नीड बदलते रहेंगे. कैसे देखिए, यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक है और इस डबल कॉलम कैश बुक में वी टेक अ टू कॉलम डिस्काउंट एंड कैश. अगर यही कॉलम्स आपके बदल जाते हैं जैसे डिस्काउंट एंड बैंक, तो हेडिंग सब ऐसे ही रहेंगी, बस बेटा कैश की जगह टर्म क्या यूज हो जाएगा, बैंक. And over here we also change and write bank. This is the second format. First था discount and cash. Second हो गया आपका जो first हमने किया था वो हमारा discount plus cash. ये second है, इसमें है discount plus bank. इसी तरीके से बेटा थर्ड होता है cash plus बैंक. तो अब अगर यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म को बनाना होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस हेडिंग को हम लोग चेंज कर देंगे दिस वन, और अब यहाँ पर ये कॉलम हो जाएगा हमारे लिए कैश का
और ये हो जाएगा बैंक का। सेम थिंग ओवर हियर, दिस चेंज एंड देन दिस कॉलम इज कैश एंड लास्ट वन इज बैंक। यहाँ पर एक बात और फॉर्मेट पे ध्यान दे दीजिए, जब बेटा डबल कॉलम होगा फर्स्ट केस में, जब डबल कॉलम होगा तो जो फर्स्ट कॉलम अमाउंट का होगा ये हमेशा डिस्काउंट होगा और दूसरा कॉलम लास्ट कॉलम हमेशा कैश होगा। जब डिस्काउंट और बैंक होगा तो फर्स्ट कॉलम इज ऑलवेज अ डिस्काउंट एंड द लास्ट कॉलम इज अ बैंक। In the case of the cash and bank, then first column always is a cash and last column is a bank. आप इसमें गलत नहीं करेंगे कि पहले आप कैश कर दीजिए फिर डिस्काउंट कर दीजिए, इट्स अ रॉन्ग थिंग। सो if discount and cash, then first column is discount and other column is cash. Discount and bank, cash and bank. This is the basic format. बेटा हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कुछ ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ अमाउंट के कॉलम्स ही बढ़ जाते हैं, बाकी सेम रहता है। तो डेट फॉर्मेट का वही है, पर्टिकुलर वही है, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, सिर्फ अमाउंट पर आप देखें डिस्काउंट, कैश और बैंक, क्योंकि ट्रिपल कॉलम है तो फर्स्ट थिंग कैश, डिस्काउंट, कैश देन बैंक। इसी तरह क्रेडिट साइड में भी आप देखें सिर्फ अमाउंट के कॉलम जो है वो आपके बढ़ा दिए जाएंगे और डेबिट साइड में भी अमाउंट के। अब लेमैन लैंग्वेज को थोड़ा सा यूज करते हैं जो आपके लॉजिक को डेवलप करेगा। अगर कभी भी आपका कैश बुक प्लस हो रहा हो देन राइट ऑन द डेबिट साइड, और अगर किसी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट से माइनस हो रहा हो देन शो ऑन द क्रेडिट साइड। अब इसी पर ही कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर 1, if in a question cash in hand is given and cash at bank is given, तो हम इसको कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कैश इन हैंड गिवन है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही मैंने कुछ लिए हैं आपको समझाने के लिए 2 and 3। अगर कैश इन हैंड गिवन है तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल 1 पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय है डिस्काउंट में कुछ नहीं तो इसको हम कैश कर देंगे, डैश कर देते हैं, और कैश कॉलम हमारे पास हो गया 10,000 और बैंक कॉलम हो गया हमारे पास 15,000। ये फर्स्ट की एंट्री हो गई कि हम कैसे इसकी एंट्री करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जहां नहीं होता है वहां डैश कर दिया जाए और कैश एंड बैंक कर देते हैं। अनदर थिंग ये देखना होगा आपको इधर कि जो बैंक होता है बेटा ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव बैलेंस होता है, दो तरीके से होता है। अगर कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ गिवन है कैश एट बैंक, तो इसका मतलब दिस इज योर पॉजिटिव बैलेंस। जब ये नेगेटिव बैलेंस होता है तब इसमें टर्म ओवर ड्राफ्ट करके दिया जाता है। तो अब इसको लिखते हैं ओवर ड्राफ्ट, इट मींस आपने बैंक से ओवर ड्रॉन कर लिया। अगर बेटा पॉजिटिव बैलेंस है तो आप एक ही लाइन लिख दोगे पॉजिटिव साइड, और अगर नेगेटिव बैलेंस है 15,000 तब ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, तब ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो बैंक में आप लिख देंगे 15,000। यहाँ पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने कैश में आपको नहीं बताया। कैश में ओपनिंग ले से पॉजिटिव बैलेंस ही आपको बताया है। बैंक के केस में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बैंक का अगर पॉजिटिव है तब आप डेबिट में मेंशन करोगे और अगर नेगेटिव है तब आप क्रेडिट में करोगे। बैंक में दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पास करेंगे, पेड वेजेस बाय कैश एंड बाय चेक। ये दो पॉइंट लिए हैं पेड वेजेस के लिए 2 में, एक में कैश के थ्रू आप वेजेस पे कर रहे हो और सेकंड में आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया दिस इज योर रिसीप्ट साइड एंड दिस इज योर पेमेंट साइड। तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट करते समय आउटगोइंग कैश होगा तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सेकंड में ध्यान दें, बाय वेजेस अकाउंट। क्लियर, तो कैश हमारा आउटगोइंग हो रहा है प्लस चेक भी हो रहा है। तो जब कभी भी चेक हमारा आउटगोइंग हो तो चेक के केस में हम इसको हमेशा
बैंक कॉलम आउटगोइंग में समझेंगे। हमेशा इसको आउटगोइंग बैंक कॉलम में। इस कंडीशन में डिस्काउंट में कुछ नहीं है, कैश हो गया हमारा 1000 और बैंक हो गया हमारा 1500। तो चेक के केस में भी अगर आउटगोइंग है तो आपको क्रेडिट में ही मेंशन करना है। चेक की कंडीशंस जब इन हो रही है, व्हेन वी आर रिसीविंग ए चेक देन देयर इज सम डाउट्स, वो भी आपको क्लियर करते हैं। आउटगोइंग में कोई डाउट्स नहीं है, चेक आउटगोइंग है तो सिंपल बैंक से आप एंट्री कर दोगे। अनदर थिंग, अब नेक्स्ट ये पेमेंट की बात हो गई। अब इस पे हम अगर रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम रूल अगर लगा लें तो देखिए बेटा, जो कैश बुक है, हम कैश के लिए अगर हम बात करें तो कैश की कंडीशंस में कैश इज अ विच टाइप ऑफ अकाउंट। सिंपल सी बात है, जो कैश हमारे लिए है एज पर रूल दिस इज अ रियल अकाउंट। और रियल का रूल क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो डेबिट और क्रेडिट। इन अ डेबिट what comes in or in a credit what goes out. So in this case if we are paying something so cash is goes outgoing, तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करनी चाहिए, इसलिए हम क्रेडिट में इसकी एंट्री कर रहे हैं। और ये रीजन है पर्टिकुलर्स में जिस अकाउंट की वजह से आउटगोइंग हो रहा है। तो एज पर रूल भी हो गया। देन नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जब पेमेंट भी हो रहा है और हम रिसीट की भी बात कर लिए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपने पेमेंट को देख लिया कि पेमेंट किस तरह से हो रहा है, अगर आप इसी को रिसीव करते हुए देखें तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जस्ट अपोजिट, आप रिसीव करते हैं कैश और चेक। रिसीव कैश ₹500 फॉर व्हाट? फॉर कमीशन। इसका मतलब है कमीशन के लिए आपने कैश भी रिसीव किया और चेक भी रिसीव किया। चेक जब रिसीव करते हैं तब थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा सा अटेंशन देके सीखेंगे। तो थर्ड में देखिए कैसे होगा, टू कमीशन। डिस्काउंट से तो कोई मतलब नहीं है, सिंपल कैश की बात है तो सिर्फ कैश कॉलम में लिखेंगे, इसलिए कैश कॉलम में लिख दिया। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, कैश कॉलम के लिए सिंपल आपने कैश लिख दिया। अब चेक के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि चेक इस जगह पर आप रिसीव कर रहे हैं। चेक जब रिसीव कर रहे होंगे तब आपको देखना है क्या करना चाहिए। अगर रिसीव का केस है तो रिसीव को करते समय दो बातें ध्यान देनी है कि क्या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है। इफ further information given, if no further information given। थोड़ा इस टर्म को समझेंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। क्वेश्चन में ये पॉइंट नंबर 3 है और इसमें आपने चेक रिसीव किया हुआ है। फर्दर इंफॉर्मेशन का मतलब है कि थर्ड एंट्री के आगे की बात हो रही है, तो थर्ड के बाद 4, 5, 6 डेट्स हो गई, उसकी बात हो रही है। तो क्या आगे और फर्दर कोई 4, 5, 6 एंड तक का इस चेक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? अगर आपका आता है कि फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, तब इसका ट्रांजैक्शन दूसरे तरीके से होगा, करेक्ट। और अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आपकी नहीं आती है तब बहुत इजी है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इफ नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, इसकी बात हो रही है। अगर हमारे पास कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इस चेक से रिगार्डिंग, मतलब थर्ड डेट में ही सिर्फ हमें गिवन है कि वी रिसीव अ चेक और आगे कोई भी आगे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तब बेटा सिंपल बहुत ही आसान है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया और कैश में कन्वर्ट हो गया। तब आप यहाँ पर बैंक कॉलम पे लिख देंगे 5000। मैं फिर से इस जगह आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ 5000 आप कब लिखोगे, जब आप चेक रिसीव करोगे और आगे फर्दर कोई इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है, सो डायरेक्टली राइट डाउन इन अ बैंक कॉलम 5000। मगर यही आंसर अब एकदम आपका बदल जाएगा। कब बदल जाएगा एकदम ये आंसर? जब कोई इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अब फर्दर इंफॉर्मेशन थर्ड के बाद ही गिवन होगी, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है इफ
further information given, in that condition no entry। तब आप कैश बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं करोगे। यहाँ पर देख लीजिए कोई भी एंट्री आप नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है यू आर जस्ट रिसीविंग ए चेक। तो अभी आपके पास चेक इन हैंड है और वो जर्नल प्रॉपर में होगा, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी। तो कैश बुक में चेक को बैंक कॉलम में करने के लिए बहुत जरूरी रूल हो जाता है कि आप चेक करें कि आगे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है, अगर है तब यहाँ एंट्री नहीं होगी। और इन फ्यूचर इन फर्दर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, इन दैट केस डायरेक्टली राइट डाउन इन अ बैंक कॉलम एंड assume that this check is converted into your cash। After that some more informations are there। रिसीव चेक हो गया, पेमेंट हो गया। अब फोर्थ कर लेते हैं समझाने के लिए आपको। यू रिसीव अ कैश, कितना 500 फ्रॉम राम इंस्टेड ऑफ और फ्रॉम राम एंड allowed discount ₹100। तो इस सेगमेंट में आपने ध्यान दिया कि आपने कैश रिसीव किया है राम से और आपने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है 100। इसको देखें। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है हाउ मैनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। तो इन दिस केस you can easily say one is cash involved and another is your discount involved। तो ये एक आपका कैश कॉलम के लिए हो गया और दूसरा आपका डिस्काउंट के लिए हो गया। कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि बैंक कॉलम यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, ना ही चेक से पेमेंट है और ना ही कोई बैंक का ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पर आपने रिसीव किया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो कैश रिसीव किया आपने राम से 500 और इमीडिएटली आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है 100। तब इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? तो देखें एंट्री 4 पे टू राम, बहुत ही इजी है। जितना डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कॉलम में मेंशन कर दीजिए, जो कैश है उसको कैश कॉलम में मेंशन कर दीजिए, और बैंक में कुछ नहीं था तो बैंक में आप इसको डैश कर दीजिए, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड था इस जगह। अब अनदर इसी का एक दूसरा पार्ट, ये कैश हमने बात करी थी किसके लिए? रिसीव के लिए। हम इसको बात कर रहे हैं रिसीव के लिए, तो ठीक इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है कैश पेड। कि अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे होते और डिस्काउंट रिसीव करते समय डिस्काउंट अलाउड होता है और पे करते समय डिस्काउंट रिसीव होता है। तो अगर आप पे कर रहे होते तो सिंपल है कि कैश आपका आउटगोइंग हो रहा है, तो आउटगोइंग होने के लिए अब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे कैसे? बाय राम। अगर पेमेंट है तो इस जगह पर 100 इन डिस्काउंट कॉलम और 500 इन कैश कॉलम। सिंपल सा हो गया। अब इसी को और फर्दर आपको बताते हैं कि अगर ये कैश की जगह चेक लिखा होता, चेक रिसीव, अगर चेक रिसीव होता तब आप इसी को कैसे करते? बहुत ही आसान है। चेक रिसीव्ड में अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तब हम बेटा मिस्टेक नहीं करेंगे, कैश कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे बैंक कॉलम में लिखेंगे। सेम थिंग अगर चेक में आपने पे किया है तब देखिए, तब हम कैश कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे और सिर्फ हम कैश कॉलम की जगह बैंक कॉलम में 500 को मेंशन कर देंगे। जब भी कैश आएगा डेबिट जाएगा, क्रेडिट चेक आएगा, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, देन डेबिट। इफ चेक इज आउटगोइंग देन इट मींस ऑन द क्रेडिट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्ट्रा एंट्री। ये आगे एडवांस लेवल तक के बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। क्लास प्लीज अटेंशन। कॉन्ट्रा एंट्री का पहले मतलब समझिए। इट मींस अ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ कैश एंड बैंक। ट्रांजैक्शन एक होगा बट इफेक्ट इज टू। इट्स इन्वॉल्व टू थिंग्स, कैश एज वेल एज अ बैंक। Such transaction though recorded in cash book are not posted into the ledger। देखिए इस जगह these recorded in a cash book में तो इसको लेंगे but are not posted into ledger। इनके लेजर में कोई एंट्री भी पास नहीं करी जाती कॉन्ट्रा की, ये नलिफाई इम्पैक्ट हो जाते हैं कैश एज वेल एज बैंक कॉलम के लिए। तो इस
इसको कैसे करा जाता है, इसीलिए इसका रूल हो जाता है इन लेजर फोलियो वी राइट अ सी। तो हम लेजर फोलियो कॉलम पे एक सी लिख देते हैं, इसका मतलब है बोथ साइड इंपैक्ट। जितने भी सी डेबिट साइड होंगे उतने ही सी क्रेडिट साइड होंगे। और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए बेसिक हम यहाँ पर 2 एग्जांपल्स ले रहे हैं। One example is when cash deposited into bank and the another one is when cash withdrawn from the bank। दोनों देखिए जस्ट अपोजिट है, तो पहले एक को समझते हैं, उसी से दूसरा हो जाएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसमें देखिए हाउ मैनी, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए हाउ मैनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पर बेटा 2 इन्वॉल्व हैं, एक कैश इन्वॉल्व है और एक बैंक इन्वॉल्व है। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करें, हेल्प के लिए आपको बता रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जर्नल एंट्री आपकी होती बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिटेड, कितने से? 10,000 से। ये जर्नल एंट्री आपकी हो गई। दिस इज द योर कॉन्ट्रा एंट्री जर्नल इफेक्ट। इन दिस केस यू आर डिपॉजिटिंग अ बैंक बाय अ कैश ऑफ 10,000 रुपीज। तो ध्यान दें कॉन्ट्रा एंट्री में क्वेश्चन एक होगा, ट्रांजैक्शन एक होगा, मगर 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट होगा। वन इज अ बैंक, तो अनदर साइड इज अ कैश। अगर एक तरफ बैंक है दूसरी तरफ कैश होगा। अब इसकी एंट्री करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करते हैं, और जो प्लस और माइनस के साथ इजी वे में आप सीख जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अभी तक आप समझ गए हैं कि 2 कॉलम्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, एक बैंक के ऊपर और एक कैश के ऊपर। आपको ये देखना होगा कि इफेक्ट क्या हो रहा है बैंक पे और कैश पे। ठीक, अगर आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो डिपॉजिट करने की वजह से बस आपको ये सोचना है कि क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। तो डिपॉजिट अगर आप बैंक में कर रहे हो तो इसका मतलब बैंक कॉलम आपका प्लस होगा और कैश कॉलम आपका माइनस हो जाएगा। सिंपल, बस इतना आपको समझना है कि कौन प्लस कौन माइनस। तो इसका मतलब बैंक प्लस हो रहा है और कैश आपका माइनस हो रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप प्लस करते हो डेबिट साइड से करोगे, इसका मतलब हुआ कि इसका इंपैक्ट हो जाएगा डेबिट, और अगर माइनस आप करते हो तो इसका इंपैक्ट हो जाएगा क्रेडिट। कैसे लिखेंगे? अब ये देखिए बहुत ही आसान सी चीज, सिंपल। हमने डिपॉजिट की बात करी है, डिपॉजिट हाउ मेनी रुपीस? 10,000। तो ये 10,000 जो है, इससे इफेक्ट आपको देखना है कि कैश पे क्या पड़ रहा है, बैंक पे। किसी भी एक के थ्रू हम चल सकते हैं। देखते हैं बैंक इसकी वजह से प्लस हो रहा है। अगर बैंक प्लस हो रहा है तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम एंट्री डेबिट में करें या क्रेडिट में करें। जैसे मैंने बताया प्लस हो रहा है तो डेबिट में होगा, तो हम सिर्फ यहाँ पर बैंक कॉलम पे आकर के 10,000 रुपीज लिख देंगे और कैश और डिस्काउंट पे डैश कर देते हैं, क्योंकि कैश के ऊपर अभी इसका डेबिट में कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि प्लस नहीं हो रहा है। आफ्टर देन लेजर फोलियो में हमें सी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हम अगर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट। अब हम यहाँ पर अगर कैश को मेंशन कर देते हैं, ये हमारे लिए एक हो गया कब का, डिपॉजिट करने के लिए। ओके, और ट्रांजैक्शन का बोला था मैंने आपको, इसके 2 इंपैक्ट होंगे। तुरंत ही इसका अपोजिट साइड इफेक्ट बहुत ही आसान है, और इस जगह बस अपोजिट कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब देखिए इसका अपोजिट क्रेडिट में कैसे होता है, सब कुछ एकदम अपोजिट है, सब कुछ एकदम अपोजिट है। जस्ट द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिट। कैसे? अगर यहाँ 2 है तो 2 का अपोजिट बाई, यहाँ पर कैश है तो कैश का अपोजिट बैंक। यहाँ पर कैश कॉलम में आपने कुछ नहीं लिखा था तो अब आप कैश कॉलम पे वैल्यू लिख देंगे, और बैंक कॉलम को अब आप डैश कर देंगे, क्योंकि बैंक में वैल्यू थी तो बैंक में डैश, और कैश कॉलम पे वैल्यू आप मेंशन कर देंगे। प्लस लेजर फोलियो में सी आपको मेंशन करना है। इसका मतलब ट्रांजैक्शन 1 इफेक्ट 2, और दोनों तरफ सी देखिए यहाँ पर बराबर है। और अगर आप चेक करना चाहें तो एक बार देखिए, चेक करके देखिए, डिपॉजिट की वजह से कैश आपका माइनस हो रहा है, तो कैश माइनस हो रहा है, माइनस मतलब क्रेडिट, तो कैश कॉलम को आपने आकर के माइनस कर दिया। मैंने आपको क्या बताया,
जिस भी कॉलम में लिखेंगे उसका जस्ट अपोजिट नेम आपको लिखना है। तो कैश का जस्ट अपोजिट, अगर कैश है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ, बैंक, तो आप यहाँ पर बैंक लिख देंगे। ये हो गया आपका किस सेगमेंट के लिए, डिपॉजिट के लिए। अब इसी में ही ये डिपॉजिट का था, ठीक इसका उल्टा एक और करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी जिसमें आपने विड्रॉ, अब आपको ये सिखाते हैं कि विड्रॉ करें। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000, ये आपका ट्रांजैक्शन है कि कैश आपने विड्रॉ किया, हाउ मच, 5000। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री पर आप देखें तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितने से, 5000 एंड 5000। फिर देखिए जर्नल एंट्री में कॉन्ट्रा को पहचानने का तरीका, एक तरफ अगर कैश होगा तो दूसरी तरफ बैंक होगा, अगर बैंक है तो कैश। ये आपका हो गया विड्रॉन के लिए। देखिए डिपॉजिट में भी देख लीजिए, एक तरफ बैंक था दूसरी तरफ कैश था, उसका अपोजिट हमेशा कैश का बैंक और बैंक का कैश होगा। अभी हमारा टास्क ये है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अगर हम करते हैं तो क्या होगा। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप उसका इफेक्ट चेक करिए। इफेक्ट चेक करने के लिए एक मैं लेता हूँ बैंक और एक लेता हूँ कैश। एंट्री करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप ये समझें कि क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। तो अगर हमने इस जगह पे गिवन है विड्रॉ किया है 5000, तो बैंक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक से मनी लेस होगी और कैश हमारे पॉकेट में आ जाएगा। तो कैश के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, प्लस, बैंक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, माइनस। एंट्री नहीं करनी है, उसके पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या प्लस हो रहा है एंड व्हाट इज माइनस। अब अगर इस जगह पर प्लस और माइनस की भाषा में देखें तो कैश अगर प्लस कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया, प्लस का मतलब डेबिट। देखिए अभी तक ये साइन बना हुआ है डेबिट का, तो कैश आपके लिए हो जाएगा डेबिट और बैंक अब आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो पहले आपको ये लॉजिक एकदम समझ लेना है। अब इसके बाद इसकी एंट्री करके देखते हैं कैसे होगी एंट्री। ये देखिए बहुत ही आसान सी एंट्री है। कैसे करेंगे इस एंट्री को, बैंक माइनस हो रहा है, तो अगर बैंक माइनस हो रहा है इधर माइनस मतलब क्रेडिट, तो हम बैंक के कॉलम में एंट्री कर देंगे आकर के 5000 जो कि बैंक माइनस हो रहा है। ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रा में एक साथ कैश और बैंक दोनों में नहीं हो सकता। तो अब कैश हमारा डैश हो गया, डिस्काउंट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, कॉन्ट्रा है तो हम सी लिख देंगे और फिर इसके जस्ट अपोजिट में हमें लिखना होगा कैश अकाउंट, ठीक उल्टा। देखिए जब पिछला वाला, ध्यान से पिछला वाला, जब कैश में लिखा था तो उसका अपोजिट बैंक लिखा था, अब यहाँ बैंक में लिखा है तो देखिए उसका अपोजिट कैश लिख दिया। अब डबल इफेक्ट होना है, इसको डेबिट में करके देखते हैं। डेबिट में ठीक इसका उल्टा, बहुत ही आसान है। अगर एक बार आपने कर लिया तो ठीक उसका रिवर्स, सब अपोजिट। यहाँ पर आपने अगर क्रेडिट में बैंक कॉलम में लिखा है तो मतलब डेबिट के बैंक कॉलम में कुछ नहीं, कैश कॉलम यहाँ छोड़ दिया था तो कैश कॉलम में 5000, डिस्काउंट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रा है तो लेजर कोड एवं सी लिखेंगे और फिर यहाँ अपोजिट के लिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा बैंक अकाउंट। तो ये देख लें, चेक कर लीजिए, कैश कॉलम है तो बैंक लिखा, बैंक कॉलम है तो कैश लिखा। कॉन्ट्रा करते समय मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने माइंड में कहीं ना कहीं आप ये बैठा के रखिए अपोजिट अपोजिट एंड अपोजिट। तो इसमें जब अपोजिट करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। रीचेक करके देख लीजिए, अभी हमने कैश के थ्रू इसकी स्टार्टिंग करी थी, अगर हम बैंक के थ्रू करें क्या होगा। विड्रॉन के केस में बैंक के ऊपर इफेक्ट माइनस पड़ेगा, बैंक हमारा डिक्रीज करेगा। बैंक अगर डिक्रीज करेगा तो मतलब बैंक हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक को अगर हमें क्रेडिट करना है तो ये देखिए बैंक कॉलम में क्रेडिट में एंट्री कर दी। जिस कॉलम में एंट्री करेंगे उसका अपोजिट रीजन कॉज क्या है, कैश हमने विड्रॉ किया तो बाय कैश आ जाएगा। और फिर इसी के ही बाद में अपोजिट साइड में कैश प्लस हो रहा है तो कैश कॉलम में प्लस, कॉन्ट्रा और अपोजिट पार्टी में बैंक। तो ये देखिए अगर बैंक कॉलम में यहाँ पे फिर से देखिए कैश लिखा है और कैश कॉलम में अगर है तो देखिए जस्ट अपोजिट बैंक लिखा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना